हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं 2007 में रिलीज हुई मूवी द मैन फ्रॉम अर्थ की। ये एक अमेरिकन ड्रामा साइंस फिक्शन मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था रिचर्ड शेरिंगमैन ने। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो कि जिंदा है 14,000 सालों से और जिसने अपनी आंखों के सामने ही यहाँ पर युगों को बदलते हुए देखा है। तो कहानी की शुरुआत होती है प्रोफेसर जॉन से, जो कि अपना घर बार सब कुछ छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाने की तैयारी कर रहे थे और तभी वहाँ पर उनके कॉलिग्स आ जाते हैं। दरअसल यहाँ पे जॉन को ये नहीं पता होता कि उसके कॉलिग्स यहाँ पर उसे फेवर पार्टी देने के लिए आए हैं। उसके बाद सब लोग घर के अंदर जाते हैं। तभी जॉन का एक कलीग बोलता है कि तुम्हें अपना घर बार सब कुछ छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहिए। अगर आज से कई साल पहले जब तुम जवान थे तो तुमने अगर ऐसा किया होता तो ये कोई समझदारी की बात थी, पर इस वक्त ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर एक और प्रोफेसर होती है, वो कहती है कि यहाँ पर जॉन पिछले 10 सालों से बिल्कुल ऐसा ही है, मानो कि उसकी उम्र एक दिन भी ना बढ़ी हो। कॉलेज में जितने भी लेक्चरर्स थे सब के सब इस बात को लेकर के हैरान थे और ये राज जानना चाहते थे, पर जॉन कहता है कि मेरे कदम कभी भी एक जगह पर नहीं टिकते, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। अब यहाँ पर सब बैठे होते हैं और इन्हीं में से एक प्रोफेसर को जॉन के घर एक पत्थर का औजार मिलता है जिससे खुदाई की जाती है और ये औजार होता है पाषाण युग का, यानी कि आज से 11 से 17,000 साल पुराना। इसे देखकर सब हैरान होते हैं और साथ में यहाँ भी जॉन भी कुछ परेशान लग रहा था। तभी वहाँ पर सब उससे पूछते हैं कि क्या तुम हमें कुछ बताना चाहते हो, तुम अपने दिल की बात हमसे शेयर कर सकते हो। जॉन कहता है कि हाँ, मेरे दिल में कुछ है जो मैं तुम लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से एक सिली क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको पता चले कि कोई पाषाण युग से अब तक जिंदा है तो आपको कैसा लगेगा? तो जॉन की बात सुनकर वहाँ पर बैठे एक प्रोफेसर कहते हैं, क्या तुम किसी साइंस फिक्शन किताब पर काम कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो ये एक बहुत अच्छा प्लॉट है। मेरे ख्याल से अगर कोई इंसान 14,000 सालों से जिंदा है तो उसकी जो नॉलेज होगी वो सबको चकित करने वाली होगी। यहाँ पर एक बायोलॉजिस्ट भी होता है, वो कहता है कि हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उसके हिसाब से इंसान 190 सालों तक जिंदा रह सकता है और जिस तरह से हम अल्कोहल और कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ये एक तरह का पॉइजन है जो कि हमारे शरीर को धीरे धीरे मारता है। बट ये भी सच है कि अगर हमारी बॉडी परफेक्टली फंक्शन कर रही है तो वो हजारों साल तक जी सकता है, क्योंकि हर 24 घंटे में पेनक्रियास की जो सेल्स होते हैं वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। 3 दिन में स्टमक की सारी लाइंस और 7 साल में इंसान की पूरी बॉडी। अगर किसी का शरीर डिटॉक्स करे, परफेक्टली सेल्स को दोबारा बनाए तो इंसान लंबे वक्त तक जी सकता है। हमारा एक युग था जब जादू टोना होता था, एक युग साइंस का था। ऐसा भी युग था जब कोलंबस अपनी जर्नी पर गया था तो लोगों ने उसे पागल समझा था। जॉन कहता है कि जब कोलंबस अपनी जर्नी पर गया था तो मैं भी उसके साथ था। उस वक्त सबको ऐसा लगता था कि धरती फ्लैट है, मैं भी उन्हीं में से एक था। और जब मैं कोलंबस के साथ समुद्र की यात्रा कर रहा था तो मैं हमेशा ये सोचा करता था कि धरती एक पॉइंट पर आकर खत्म हो जाएगी और हम किसी छोर से नीचे गिर जाएंगे। जॉन के ये कहने के बाद सबके सब पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, उसे हैरानी से देखते हैं। तभी बायोलॉजिस्ट उसे कहता है, तो इसका मतलब कि तुम गुफाओं के आदि मानव हो। तो जॉन फिर नीचे झुकता है और एक अजीब सी आवाज निकालता है जिससे यहाँ पर सबके सब हंसने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक लेडी जो अंदर होती है वो बाहर आती है, वो पूछती है क्या हुआ, और इन्हीं में से कोई प्रोफेसर बताता है कि जॉन अपनी उम्र 14,000 साल बता रहा है। तो वो लेडी कहती है, जॉन तो 900 दिन पुराने भी नहीं लगते। अब यहाँ पर जॉन की कहानी सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है जिसे वो आगे भी सुनना चाहते हैं। तो जॉन कहता है कि मैं हर 10 सालों में अपनी जगह बदलता रहता हूँ क्योंकि मेरी उम्र नहीं बढ़ती और अगर मैंने जगह नहीं बदली तो लोग मेरे सीक्रेट को जान जाएंगे। जब हजारों साल पहले मैं पैदा हुआ था तो मैं 35 साल की उम्र तक बढ़ता रहा, लेकिन 35 साल की उम्र के बाद मेरी उम्र बढ़ना बंद हो गई। मेरे बाकी साथी जिनके साथ मैं गुफाओं में रहता था वो मेरे सामने बूढ़े हो गए, पर मैं बिल्कुल वैसा ही रहा। उसके बाद मेरे साथियों ने मुझे वहाँ से भगा दिया। उन्हें लगता था कि मैं उनकी उम्र चुरा रहा हूँ। हालांकि मुझे हर एक बात याद नहीं है, पर मेरी जिंदगी में जो जो बड़े इवेंट्स हुए उनकी हल्की हल्की यादें अभी भी मेरे साथ हैं। मैं वक्त के साथ साथ आगे बढ़ता रहा, मैं समय समय पर जगह बदलता रहा। शुरू के 2000 साल बहुत ठंडे थे, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बहुत बड़े पहाड़ थे। धीरे धीरे वो पहाड़ पिघलने लगे, समुद्र विजिबल होने लगे और कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से अलग होने लगे। तभी एक प्रोफेसर कहता है कि हमने ये सब कुछ किताबों से पढ़ा है। जॉन कहता है कि मैं इन किताबों से अपनी मेमोरी को रिकलेक्ट कर पाया हूँ, नहीं तो 14,000 साल पुरानी बातों को याद रखना पूरी तरह से नामुमकिन है। तो वहाँ पर एक बैठी हुई लेडी पूछती है कि क्या उस वक्त तुम्हारे दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि ये सब कुछ कौन कर रहा है? जॉन बताता है कि उस युग में हम आसमान की तरफ देखते थे और हम
बहुत हैरान होते थे। हम सबको ये लगता था कि आसमान में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने हम सबको और इस धरती को बनाया है। शुरू में मुझे लगता था कि मुझ में कोई प्रॉब्लम है, मैंने बहुत गलत काम किए हैं जिसकी वजह से मैं श्रापित हूँ, मैं कभी मर नहीं सकता। मुझे कभी ऐसा भी लगता था कि ये एक वरदान है। उसके बाद जॉन से उसके साथी कई सारे सवाल पूछते हैं। जॉन के पास हर एक सवाल का सही जवाब होता है। उसके साथी उससे पूछते हैं कि तुम हमें ये सब कुछ क्यों बता रहे हो? तो जॉन कहता है कि मैं तुम सबको मैं बनकर गुड बाय करना चाहता हूँ, ना कि कोई अजनबी बनकर, इसलिए मैं अपने बारे में सब कुछ सच बता रहा हूँ। जॉन अब सबको बताता है कि मैंने शुरू में पूरब की तरफ बढ़ना शुरू किया क्योंकि पूरब की तरफ से सूरज निकलता था। मुझे ऐसा लगता था कि उस तरफ गर्म होगा। मैंने पूरब की तरफ बढ़ते हुए पहली बार ओशियन देखा। उसके बाद युग बदला और ब्राउन्स एज आया। मैंने पूरब की तरफ बढ़ते हुए उस युग की सभी धातुओं को, कॉपर, टिन सभी को बेचा, सबका व्यापार किया, अलग अलग भाषाएं भी सीखी और वक्त बदलने के साथ लोग विकसित हुए। वो शहरों में रहने लगे जहाँ पर मुझे अपनी पहचान छुपाने में बहुत मुश्किल हुई, इसलिए मैं एक जगह बहुत लंबे समय तक नहीं रुक पाता था। मैंने कई बार अपनी मौत की झूठी खबरें भी फैलाई। नकली दस्तावेज बनाने में भी मुझे बहुत मुश्किल होती थी। मुझे जेल में भी रहना पड़ा। मैं 2000 सालों तक सुमेरियन था, जो कि आप जानते हैं कि ये धरती के शुरुआती वक्त की सभ्यता है। इसके बाद मैं बेबीलोन रहा। ईस्ट में आगे बढ़ता हुआ मैं हिंदुस्तान पहुंच गया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि ये वक्त बुद्धा का था। मैं वहाँ पर गौतम बुद्ध से मिला। वो बहुत ही अनोखे इंसान थे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उन जैसा इंसान कभी नहीं देखा था और ना ही उनकी बात कभी देख पाया, इसलिए मैं उनका शिष्य बन गया। जब तक वो जिंदा रहे मैं उनके साथ सीखता रहा। वो जानते थे कि मेरे अंदर कुछ अलग बात है, हालांकि मैंने उन्हें कभी बताया नहीं था। तो यहाँ पर एक प्रोफेसर जॉन से बोलता है कि अगर हमने तुम्हारा सीक्रेट सबको बता दिया तो क्या होगा? तो जॉन कहता है कि तुम्हारी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, पर भले ही आज मैं तुम सबको इस कहानी पर यकीन दिला भी दूं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा तुम सबको ये कहानी से ज्यादा और कुछ नहीं लगेगा। अब जॉन की बात से यहाँ पर कुछ लोग नाराज हो जाते हैं और तभी यहाँ पर एक और मेहमान आ जाता है जिसका नाम विल होता है। ये एक साइकाइट्रिस्ट है। दरअसल यहाँ पर बैठे कुछ लोगों में से एक ने विल को बुला लिया था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि जॉन की दिमागी हालत खराब हो रही है। और विल को बताया जाता है कि जॉन का कहना है कि वो पिछले 14,000 सालों से जिंदा है। फिल जॉन से पूछता है कि क्या तुम कभी सीरियसली बीमार हुए हो? जॉन कहता है कि हाँ, पिछले 100 सालों में मुझे टाइफाइड, येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स और ब्लैक प्लेग हुआ है। तो विल पूछता है कि तुम्हें स्मॉल पॉक्स हुआ है तो तुम्हारे शरीर पर कोई भी निशान क्यों नहीं है? तो जॉन कहता है कि मेरे शरीर पर निशान नहीं आते। जॉन ये भी कहता है कि मैंने 10 अलग अलग फील्ड्स में डिग्रियां ली हैं। उसमें एक बायोलॉजी की भी डिग्री है जो कि मैंने सन 1840 में ली थी, लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की वक्त आगे बढ़ता गया और मैंने जो भी स्टडी किया था वो सब कुछ पुराना हो गया। जॉन के इन बातों से विल, जो कि साइकाइट्रिस्ट है, वो परेशान हो जाता है। वो जॉन से कहता है कि जैसा कि तुमने हमें बताया, तुम्हारे शुरुआती साथी जो तुम्हारे साथ गुफाओं में रहते थे, उनका ये मानना था कि तुम उनकी आत्माएं चुराते हो, उनकी उम्र चुराते हो सकता है कि वो सच हो। तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति हो जिससे तुम ये सब कुछ करते हो, जैसे कि वैम्पायर किया करते थे जो दूसरों का खून पीते थे और साथ ही उन लोगों की उम्र वैम्पायर को लग जाया करती थी। इसके बाद विल अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालता है और जॉन के ऊपर तानकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मरते हो कि नहीं। जॉन कहता है कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं अमर हूँ। विल कहता है मैं तुम्हारे हाथ पर गोली चलाकर देखूंगा, देखता हूँ कि तुम्हारे घाव भरते हैं कि नहीं। सब विल को ऐसा करने से मना करते हैं। विल भी अब घर से बाहर निकल जाता है। जॉन को बताया जाता है कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, उसको कैंसर था। जॉन समझ जाता है कि विल अपनी पत्नी की मृत्यु से परेशान है, इसलिए वो भागता हुआ उसके पास जाता है और उससे उसकी रिवॉल्वर मांगता है। विल उसे अपनी रिवॉल्वर दे देता है। जॉन देखता है कि उसके अंदर एक भी गोली नहीं थी। जॉन अब वापस घर के अंदर आ जाता है और उसके जितने भी कलीग्स थे वो जॉन से आगे की कहानी सुनना चाहते थे क्योंकि सबको ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होती है। जॉन बताता है कि 17वीं शताब्दी में मुझे एक आदमी मिला था। मुझे लगा था कि जो शक्तियाँ मेरे अंदर हैं, जिस तरह से मैं एक लंबी जिंदगी जी रहा हूँ, उसी तरह से वो भी जी रहा है। हम दोनों ने 2 दिनों तक बातें की, एक दूसरे को कंफर्म भी किया और जब हम लोग अलग हुए तो हम दोनों एक दूसरे के टच में रहेंगे और उसके बाद हम लोग कभी नहीं मिले। 200 सालों के बाद मुझे लगा कि मैंने उसे एक रेलवे स्टेशन पर देखा, पर जब तक मैं उस तक पहुंच पाता वो भीड़ में कहीं गायब हो गया। इसके बाद जॉन से पूछा जाता है कि क्या तुम धार्मिक हो? जॉन कहता है कि मैं किसी धर्म पर विश्वास नहीं करता। फिर जॉन से पूछा जाता है क्या तुम ईश्वर पर विश्वास रखते हो? तो वो कहता है कि ईश्वर पर विश्वास करने के लिए किसी कल्पना की जरूरत नहीं होती। अगर ईश्वर है तो वो आपके चारों तरफ होगा। उसके कलीग उससे पूछते हैं
कि क्या तुम जीसस के वक्त पर किसी ऐसे कैरेक्टर से मिले थे जिसका जिक्र बाइबल में है। जॉन कहता है कि हाँ, वो उससे इसके बारे में आगे पूछना चाहते थे, लेकिन जॉन कहता है कि नहीं, ये उसके डिस्कशन को एक दूसरे डायरेक्शन में ले जाएगा जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। जॉन के सभी साथी उसे फोर्स करते हैं। जॉन बताता है कि बाइबल में जितने भी इवेंट्स आप पढ़ते हो वो सब के सब हिस्टोरिकल इवेंट्स है जिन्हें बदलकर बाइबल में लिखा गया है। बाइबल सिर्फ एक मिथ है। जिसे सुनने के बाद यहाँ पर जो एक लेडी बैठी होती है उसका नाम एडिथ होता है। वो बहुत धार्मिक होती है। वो खड़ी हो जाती है और वो धर्म के बारे में इस तरह की कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन उसके बाकी साथी उसे समझाते हैं क्योंकि उन्हें जॉन की कहानी बहुत अच्छी लग रही होती है। वो जॉन से आगे की कहानी पूछते हैं। जॉन बताता है कि इंडिया में गौतम बुद्ध का शिष्य बनने के बाद उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आए। मैंने बहुत सारी अच्छी बातें सीखी। 500 साल बाद वो मेडिटेरियन वापस आ गया जहाँ पर अब रोमन्स का कब्जा था। चारों तरफ कत्ले आम था। ऐसे में मैंने तय किया कि गौतम बुद्ध से जो कुछ भी मैंने सीखा है उसे मॉडर्न तरीके से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूंगा। मैंने ऐसा ही किया। मेरे सारे विचार रोमन्स के खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने मुझे क्रूसीफाइड कर दिया, यानी कि सूली पर चढ़ा दिया। ये सब सुनने के बाद सबके सब कमरे में एकदम खामोश हो जाते हैं। एडिथ, जिसका क्रिश्चियनिटी पर बहुत विश्वास है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी उसको स्टडी किया है, वो कहती है कि मुझे पता था तुम अपने आप को जीसस क्राइस्ट कहोगे, पर जॉन कहता है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। ये एक ऐसा मेडल है जो लोगों ने मुझे अपने आप दे दिया। जब मुझे क्रूसीफाइड किया गया था तो मैंने अपनी बॉडी के पेन को ब्लॉक कर दिया जो कि मैंने तिब्बत इंडिया में सीखा था। वहाँ मैंने अपनी बॉडी के प्रोसेस को स्लो करना भी सीखा था। मैंने ऐसा ही किया। सबने सोचा कि मेरी मृत्यु हो गई है। मुझे क्रॉस के साथ एक गुफा में रख दिया गया। जल्दी मेरी बॉडी पूरी तरह से नॉर्मल हो गई, जो कि मेरी ट्रेनिंग का एक हिस्सा था जो कि मुझे इंडिया में मिली थी। अब पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद मैं उस गुफा से चुपके से निकल जाना चाहता था, लेकिन उस गुफा के बाहर मेरे कुछ शिष्य थे जिन्होंने मुझे देख लिया। हालांकि मैंने उन सबको सच बताने की कोशिश की, लेकिन मेरी वापसी से वो इतने खुश थे कि मेरी बात वो सुनना ही नहीं चाहते थे। उन्हें ऐसा लगा कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। इसीलिए मैं हमेशा के लिए सेंट्रल यूरोप आ गया। मैं कभी भी पानी के ऊपर नहीं चला, ना ही मैंने कभी किसी मरे हुए इंसान को जिंदा किया है। हाँ, मुझे कुछ चीजें पता थी जो कि मैं लोगों को बताता था, जैसे कि अच्छी डाइट, अच्छा लाइफस्टाइल, जिससे लोग बेहतर महसूस करते थे। फिर एडिथ ये सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि ये नहीं हो सकता। वहीं पर बैठा एक प्रोफेसर कहता है कि मैं तुम्हारे हाथों के वो निशान देखना चाहता हूँ जहाँ पर कीले ठोक कर तुम्हें सूली पर चढ़ाया गया था। जॉन कहता है कि मेरे शरीर पर कभी भी कोई निशान नहीं बसते। जॉन यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को पेगन माइथोलॉजी से भी कंपेयर करता है। पेगन माइथोलॉजी के हिसाब से कई सारे गॉड थे, जबकि क्रिश्चियन लोगों में सिर्फ एक ही गॉड थे। यहाँ पर जो प्रोफेसर डैन होते हैं वो जॉन की बात को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी के जो शुरुआती लीडर्स थे उन्होंने हिब्रू में लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स को फेंक दिया था। इसके बाद उन्होंने पेगन धर्म से बहुत सारी चीजें ली जो उन्होंने अपने धर्म में डाली। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि जीसस क्राइस्ट और गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स थी वो बिल्कुल सेम थी। इन दोनों ने ही दया, भाईचारा, सहन शक्ति और प्यार का संदेश फैलाया। जॉन कहता है कि मैंने यही सब बातें बताई थी और बाद में अलग अलग कहानियां बन गई। प्रीस्ट ने हेवन और हेल बनाया ताकि वो लोगों में इन सब का डर फैलाकर उनमें हुकूमत कर सके। अब यहाँ पर विल भी वापस आ जाता है। एडिथ कहती है कि हम पिछले 2000 सालों से क्रिश्चियनिटी पर विश्वास कर रहे हैं। जॉन बताता है कि हमारे इतिहास में ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जिन्होंने बहुत लंबे काल तक किसी चीज पर अपना विश्वास रखा, उसके बाद उनका विश्वास बदल गया। जितने भी चर्च इस दुनिया में बने हैं उनका आधार सिर्फ परियों की कहानियां हैं। फिर यहाँ पर जॉन से पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम जीसस कैसे पड़ा, तो जॉन कहता है कि मैंने अपना नाम हमेशा जॉन ही बताया, लेकिन जब चारों तरफ मेरे जिंदा होने की खबर फैली तो मेरे नाम में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। हिब्रू में मुझे यूहन्ना कहा गया। उसके बाद कई अलग अलग समय में लोगों ने मुझे देखा, जिससे उन्हें लगा कि मैं अमर हूँ। इससे उन्हें लगा कि ईश्वर ही मोक्ष है, जिसे हिब्रू में यीशुआ कहा जाता है। इसके बाद ग्रीक में बदल के यीशस हो गया और इसी तरह से लैटिन में जीसस। ये सब सुनकर एडिथ कहती है कि ये सच नहीं हो सकता। फिर जॉन बताता है कि एक पहाड़ी पर जो कुछ भी मैंने सीखा था वो सब मैं उन्हें बता रहा था। वहाँ पर कुछ ही लोग बैठे थे। तब मैंने उन्हें एक चॉइस दी थी कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। आज वही चॉइस मैं तुम लोगों को भी देता हूँ। यहाँ पर जॉन की बातों से, उसकी आवाज, उसके चेहरे में जो भी गहराई होती है उसे देखकर उन सबको यकीन हो जाता है कि जॉन जो कुछ भी कह रहा है वो सब कुछ सच है। और पिछले 2000 सालों से वो जिस धर्म पर विश्वास कर रहे थे, जिसे फॉलो कर रहे थे, वो एक कहानी से ज्यादा और कुछ भी नहीं है।
हैं। यहाँ पर सब बहुत इमोशनल होते हैं, जैसे उनका विश्वास पूरी तरह से टूट गया हो। पर विल जो कि साइकाइट्रिस्ट है, उसे जॉन की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वो जॉन से कहता है कि तुम्हें सबको सच बताना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि सारी कहानी तुमने इसलिए बनाई है ताकि तुम्हें अटेंशन मिल सके। जॉन विल की इस बातों से कुछ देर तक सोच में पड़ जाता है और इसके बाद कहता है कि हाँ, ये एक कहानी थी, मैं सिर्फ तुम लोगों को एक कहानी सुना रहा था। ये सुनकर सब के सब बहुत डिसअपॉइंट होते हैं और एक एक करके यहाँ से वापस चले जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ जॉन और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो दोनों होते हैं, लेकिन जॉन की गर्लफ्रेंड को उस पर विश्वास होता है कि उसने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ सच कहा था। वो जॉन से पूछती है कि तुमने अपने नाम कितनी बार बदले। जॉन कहता है कि मैंने अपना नाम कभी नहीं बदला, बस सरनेम बदले। वो उसे एक एक करके अपने सरनेम बताता है और उसे ये भी कहता है कि आज से 60 साल पहले जब मैं हार्वर्ड में पढ़ाता था तब मेरा नाम जॉन थॉमस पार्टी था। तो जॉन जब ये बात कहता है तो विल भी उसके पीछे खड़ा होता है। वही साइकाइट्रिस्ट जिससे जॉन की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, पर ये नाम सुनने के बाद वो पूरी तरह से हिल जाता है। वो कहता है कि ये नहीं हो सकता, क्या तुम वहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ाते थे? जॉन कहता है हाँ। विल कहता है मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। वो उससे कहता है कि तुम्हारी मॉम का नाम नोला था। विल कहता है कि मेरे जन्म से पहले हमारे पास एक डॉग था, उसका नाम क्या था? जॉन बताता है कि उसका नाम वूफी था और ये सब कुछ सच होता है। और पूरी सच्चाई जानने के बाद विल बहुत इमोशनल हो जाता है। विल कहता है कि तुमने मेरी मॉम को छोड़ दिया, तुम हमें छोड़कर चले गए थे। जॉन कहता है कि अब तुम्हें सच पता चला कि मैं क्यों छोड़कर गया था। विल का इमोशनल ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे उसे हार्ट अटैक आ जाता है और विल की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद एम्बुलेंस आ जाती है और विल की डेड बॉडी को ले जाती है। अब सैंडी जॉन की गर्लफ्रेंड जो इसके साथ वहीं पर है, वो जॉन से कहती है कि शायद पहली बार तुमने अपने किसी बेटे को अपने हाथों में मरता हुआ देखा है। जॉन कहता है कि हाँ। अब जॉन इसके बाद अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और थोड़ा सा आगे बढ़ता है। इसके बाद वो कुछ सोचता है। दरअसल वो सैंडी का इंतजार कर रहा था और सैंडी भी उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है, यानी कि आने वाले समय में ये दोनों एक साथ रहेंगे। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। सो गाइस, अब आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक